हेलो डियर लर्नर्स। तो चलिए आज हमारी क्लास 5 है, इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। यह है कम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक। ठीक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको भी पढ़ने के बाद मज़ा आएगा। और आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए अपने साथ। तो फिलहाल शुरू करते हैं कहानी को। कहानी कुछ ऐसे है कि हमने देखा था कि जंगल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और सब्जेक्ट जो था वो या तो मतलब कोई भी वर्ड जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, या कोई भी फ्रेज कोई भी क्लॉज जो नाउन की तरह काम करता हो, वो इजीली सब्जेक्ट बन सकता है। तो नाउन की विशेषता कौन बतलाता है? एडजेक्टिव। यानी कि जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी होगी, वो या तो एडजेक्टिव होगा या हमारा नाउन होगा। क्लियर? ठीक वही बात होती है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। मान लीजिए सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो, तो कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? कल की क्लास में हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसे सीखने की कोशिश करी है। ठीक है, एक बार के लिए मैं आवाज़ चेक कर लूँ। एक मिनट, आवाज़ चेक कर लूँ। क्या आवाज़ चेक कर लूँ? हाँ ठीक, बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट कोई भी वर्ड जो है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, या कोई भी क्लॉज कोई भी फ्रेज नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, नाउन की तरह ठीक वैसे ही है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होगा या हमारा नाउन होगा। क्लियर? इतनी बातें आपने मतलब कल की क्लास में भी सीखी थी। अब थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बात फिर वहीं शुरू होती है कि एक फाइनाइट वर्ब हुआ करता था। एक फाइनाइट वर्ब हुआ करता था। बार बार फाइनाइट वर्ब कहानी में क्यों आ जाता है? क्योंकि मैंने बता रखा है कि एक सेंटेंस का मदर ऑफ द प्लेस जो होता है, या मदर ऑफ द सेंटेंस हम बोल सकते हैं, वो होता है हमारा फाइनाइट वर्ब। जब भी हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि हम कैसे सीखें चीज़ों को, तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम फाइनाइट वर्ब ही बोलते हैं। उसी से हम सभी सभी चीज़ों के लिए रेफरेंस लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट को पता करना हो तो फाइनाइट वर्ब से पूछेंगे, ऑब्जेक्ट पता करना हो फाइनाइट वर्ब से पूछेंगे। एक्चुअली सेंटेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, लगभग चीज़ों को डिसाइड कौन करता है? फाइनाइट वर्ब। इसीलिए इतना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही इसे बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब मैं एक बात कहता हूँ कि ये फाइनाइट वर्ब क्या-क्या डिसाइड कर सकता है? क्या-क्या डिसाइड कर सकता है? ठीक है? तो आप कहेंगे कि ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिसाइड कर सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिसाइड कर सकता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। कौन डिसाइड करता है? फाइनाइट वर्ब। और कौन डिसाइड करेगा? यही एक महोदय ऐसे हैं जो सारा काम करते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी बात कौन डिसाइड करेगा? फाइनाइट वर्ब ही डिसाइड करेगा। ठीक उसी तरह हमने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, कौन डिसाइड करता है? फाइनाइट वर्ब। तो उस स्पेशल वर्ब को हम क्या नाम देते हैं? लिंकिंग वर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब दिख गया, इसका मतलब सामने वाला वर्ड जो है वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि फाइनाइट वर्ब महोदय सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये फाइनाइट वर्ब मोनोट्रांजिटिव हो तो एक ऑब्जेक्ट आएंगे, डाइट्रांजिटिव हो तो 2 आएंगे, इंट्रांजिटिव हो तो 0 आएंगे। क्लियर? उसी तरह कुछ खास स्पेशल वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब ही एक्चुअल में वो फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो इस स्पेशल वर्ब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूँ। लेट से कि ये फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ और बातें बोलूँ मैं। लेट से मैं कहूँ कि ये फाइनाइट वर्ब जो है ना, लिंकिंग वर्ब है। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने की संभावना बहुत प्रबल है, माने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा।
फिर मैं बोलूँ कि बाबू ये डाई ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। मैं कहूँ कि ये मोनो ट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आप मैं कहूँ कि ये इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 0 ऑब्जेक्ट है। मैं कहूँ कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब हैं, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के मैं ये कहूँ कि फाइनाइट वर्ब ही वो फैक्टर है जो इन सभी चीज़ों को गवर्न कर रहा है और इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है कि सेंटेंस में क्या होगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि फाइनाइट वर्ब इज द मदर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की माँ कौन है? माँ, मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ठीक है, वो फेवरेट डायलॉग है ना, कौन सी, दीवार फिल्म की। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा भी नहीं होगा। चलिए, मैं अब छोटी सी बात से, छोटे से सेंटेंस की मदद से ये आपको एस्टेब्लिश करता हूँ दिमाग में कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, लेट मी राइट दिस सेंटेंस। मैं लिखता हूँ सी पेंटेड, पेंटेड द वॉल, मतलब कि उसने दीवार को रंग दिया। तो आप कहेंगे भैया ये वाला हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है और ये वाला हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, 1-2 और शब्द ऐड करता हूँ इसमें। सी पेंटेड द वॉल ब्लू, मैंने एक शब्द ऐड कर दिया नया। क्लियर? अब आप कहेंगे कि अभी भी तो ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी कहाँ से आ रही है? इस ब्लू वर्ड से। ये ब्लू वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? सी के लिए या पेंटेड के लिए या वॉल के लिए? आप सोच के बताइए। आप कहेंगे कि भैया ब्लू वर्ड जो है ना, वो स्पेशली कलर है दीवाल का। ठीक है, दीवाल के लिए यूज किया गया है। तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फो दी गई है। तो अगर ये एक्स्ट्रा इन्फो है तो हम इसे क्या कहेंगे, आप बताइए। आप कहेंगे इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? आपने कहा भैया ये तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। आप बताइए ब्लू क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? ठीक है, ये जो है ना, आप कहेंगे कि भैया ये एडजेक्टिव है। क्लियर? इतना परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सभी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब मैं कहता हूँ कि एक और सेंटेंस लिखता हूँ आपको। 1 मिनट, यहीं लिख दूँ क्या, यहीं लिख दूँ क्या? यहाँ लिख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई गेव हिम ए पेन, पेन। आप कहेंगे भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद एक नाउन आया है, तो हम देखें कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। चूंकि ये नाउन है तो हमें क्या लग जाएगा, आसानी से लगेगा कि भैया ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन 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 एक बात क्या आपको याद है? याद है वो बात? मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बात की मैं बात कर रहा हूँ। याद है वो बात, कौन सी बात? यहाँ कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना, उसी के बारे में ये बात कही गई होगी। मतलब मूलतः हम देखें तो दोनों एक ही चीज की, एक ही चीज को इंगित कर रहे होंगे, एक ही चीज को डिनोट कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। जैसे कि सब्जेक्ट के समय में हमने देखा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम इक्वल साइन से रिप्लेस कर रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज के बारे में चर्चा हुई थी, सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज। जैसे मैं कहूँ कि पेन इज रेड, ठीक है, मैं कहूँ पेन इज रेड, तो इस ये पेन और ये रेड दोनों क्या अलग अलग चीजों को बता रहे हैं, अलग अलग चीजों को इंगित कर रहे हैं? नहीं, इस पेन के बारे में तो ही रेड कहा गया है, तो ये दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कब होगा? कब होगा? जब वो सेम चीज के बारे में इशारा कर रहा हो।
समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है जी। अब मुझे आप बताइए कि क्या राम और फुटबॉल एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं। आप कहेंगे भैया क्या बात करते हैं, राम अलग बात है, फुटबॉल अलग बात है। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों अलग अलग चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए राम का कॉम्प्लीमेंट फुटबॉल नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक उसी तरह आप यहाँ समझिए, हिम और पेन क्या सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जैसे वॉल और ब्लू, वॉल का ही कलर, दीवार का ही कलर ब्लू था, तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या ये दोनों एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो उसके बारे में है और ये कलम के बारे में है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिर हम कहेंगे कि दोनों जब अलग अलग चीजों को इशारा कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो कल हमने डबल ऑब्जेक्ट पढ़ा था, डबल ऑब्जेक्ट पढ़ा था। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये भाई साहब हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो थोड़ा सा लॉजिक लगानी है, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं समझाऊं आपको। अब आगे हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, माने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कितने टाइप होते हैं। देखिए दो टाइप ही होंगे, क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। पहला टाइप क्या होगा? नाउन। ठीक है, हम कह सकते हैं नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या हम ये कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कुछ एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे क्या? समझिए तो, वी नेम्ड द डॉग टॉमी। अब चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं। आप कहेंगे कि ये डॉग डॉग तो ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये टॉमी टॉमी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, क्या ये दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ, इस डॉग का ही तो नाम टॉमी है, दोनों तो सेम ही चीज को इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी बात, हमें ये पता करना था क्या ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो आप कहेंगे किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, तो टॉमी क्या है? नाउन है। तो ये क्या है हमारा? नाउन ओसी है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ, द न्यूज़ मेड मी मेड मी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, चलिए ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, ये भाई साहब हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। क्लियर? और ये हैप्पी जो है, अब इसके बारे में हमें पता नहीं है कि भैया ये है क्या चीज़। तो हमने कहा कि पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालिए, तो आप कहेंगे कि भैया ये एडजेक्टिव है हैप्पी। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद या तो नाउन रहे या एडजेक्टिव रहे, तो अगर ये नाउन रहे, मतलब फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट के बाद नाउन रहे, तो इस बात की ज़्यादा संभावना भी हो सकती है कि ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो उसका। लेकिन इस बात की भी संभावना हो सकती है ना कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो। हम पता कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे क्या दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं क्या। लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव हो, तो निश्चित तौर पर ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जैसे हमें पता चला ये ऑब्जेक्ट सॉरी एडजेक्टिव है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया तुम कहाँ टहल रहे हो, तुम इधर आओ, तुम हो गए हमारा एडजेक्टिव ओ सी। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है मैंने ये बात आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ी और आगे ले जाते हैं और कहानी में लाते हैं मोड़। हमने क्या कहा था आपको याद है? याद है क्या? याद है क्या कि कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं, वही वर्ब केवल और केवल
ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्या मैं किसी भी तरह के वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे नहीं भैया, केवल डाई ट्रांजिटिव वर्ब ही डबल ऑब्जेक्ट ले सकता है। क्या मोनो ट्रांजिटिव के साथ डबल ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। क्या इंट्रांजिटिव के साथ हम एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या हम ट्रांजिटिव वर्ब या मोनो ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव के साथ लिंकिंग मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं? नहीं, केवल लिंकिंग के साथ लिखेंगे। तो ये स्पेशल कैटेगरी के जो वर्ब होते हैं वही ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जान लें कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करते हैं। वैसे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए किसको? चलिए, लिस्ट ऑफ वर्ब्स, लिस्ट ऑफ वर्ब्स, क्लियर? लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट टेक, अब लिख सकते हैं दैट टेक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, माने वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ले सकते, कॉम्प्लीमेंट को ले सकते। क्लियर? क्लियर? अच्छा एक बात बताइए तो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच कोई प्रेपोजिशन होता है क्या? कोई प्रेपोजिशन हम जोड़ते हैं क्या? तो आप बोलेंगे भैया नहीं, हम प्रेपोजिशन कहाँ जोड़ते थे आपको पता है ना? जब हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते थे और उसके बाद इनडायरेक्ट लिखते थे, तब बीच में हम प्रेपोजिशन डालते थे, ठीक है? लेकिन वहीं आईडीओ पहले लिख दे बाद में डीओ डाले तब इसमें प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता है। तो आप इस बात को यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे आप लोग। क्लियर? अब एक एक करके उस वर्ब को लिख देते हैं। जैसे कुछ वर्ब मैं लिखूं, कंसीडर, नोट जरूर बनाते जाएंगे। आपको लगता होगा कि भैया बड़ा, हाँ कितने लोगों से मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि भैया आप बहुत बढ़िया से बेसिक से पढ़ाते हैं। अबे पगला, ये बेसिक है? एकदम मारेंगे ना, बहुत मार मारेंगे। ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है, यही सब कुछ है। बेसिक है, फाउंडेशन है, एडवांस है, एवरीथिंग इज दिस, नथिंग, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है? तो ऐसे मत समझिए कि बेसिक है, बेसिक नहीं है। आज के क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ कि सुपर इंग्लिश क्या है। ये बेसिक नहीं है, ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपको आ गई तो इंग्लिश आपको आ गया। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि जिस ढंग से हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसे सीखने सिखाने वाले तमीज़ से लोग बहुत कम हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, इस तमीज़ से अंग्रेजी सीखने को मिलेगी नहीं। समझे? तो बहुत लोग बोलते हैं बेसिक। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बताऊँ, मेरा एक स्टूडेंट है, हालाँकि मैं अपने स्टूडेंट को भाई-बहन ही मानता हूँ, तो वो मेरा भाई ही है। उससे बात हुई, वो सीजीएल के एग्ज़ाम 1-2 दफ़ा दे चुका है, शायद मेंस भी दिया एक बार। तो उससे मैंने कहा था कि मेरी वीडियो कभी देख लेना और रिव्यू देना कि क्या है। तो उसने बताया कि भैया मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ और आप जिस ढंग से पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि आपकी अंग्रेजी पढ़ाने का जो तरीका है, आपके जो कंटेंट है, वो लगभग मैथ से मिलते-जुलते हैं। मतलब आपने इंग्लिश को भी मैथ ही बना रखा है। बहुत जगह मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, उस ढंग की क्लैरिटी नहीं आती है। मास्टर सब फ्रेज़, क्लॉज़, फलाना-ढिमकाना कह के भाग जाता है। वो डिटेल में हमको इनसाइट दे नहीं पाता, लेकिन आप जिस ढंग से पढ़ाते हैं, अब मुझे सारी चीज़ें एकदम से क्लियरली दिखने लगती हैं। जब इस तरह के फीडबैक आते हैं, तो फिर मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, मैं एक सही दिशा में काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये है कंसीडर। अब दूसरा वर्ब देख लेते हैं, इलेक्ट। इसे ज़रूर आप लोग नोट में लिखिएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप नोट ज़रूर बनाइए। नोट्स नहीं रहेगा, रिवीजन कैसे? हवा में करिएगा रिवीजन। बार-बार क्लास देख सकते हैं क्या? अफोर्डेबल है? नहीं, इतना टाइम खराब होगा कि आपका खुद दिमाग खराब हो जाएगा। तो कृपया नोट ज़रूर बनाएँ, अगर पढ़ रहे हैं तो। और इस बात की गारंटी है कि दोबारा ज़िंदगी में अंग्रेजी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अंतिम, अंतिम बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद दोबारा आपने कितनी बार पढ़ी? क्लास 7th में, 8th में, 6 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, फलाना-ढिमकाना जितना पढ़ा। हर बार आपको वही चीज़ पढ़ाया गया।
आप ऊब गए। ठीक है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ और आपको भरोसा हो भी चुका होगा कि इसके बाद दोबारा अंग्रेजी पढ़ने, लिखने की, समझने की ज़रूरत है नहीं। दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद अंग्रेजी आपके हाथों में है। आप हर एक एग्ज़ाम को फाड़-फूड़ के फेंक के आ जाओगे। ठीक है? तो इसको नोट में ज़रूर ऐड करेंगे। इलेक्ट, अपॉइंट, नेम, नेम माने किसी चीज़ का नाम रखना। ठीक है? नेम, कॉल, मेक, चूज, ठीक है, और एंटाइटल। ठीक है, ये जो वर्ब हैं, ये मतलब लिस्ट तो थोड़ी सी और लंबी है, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो यही वर्ब है जो हमें डबल मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि भैया इन्हें याद करने की ज़रूरत भी पड़ेगी क्या? हम कैसे याद रखें? इतने सारे वर्ड हैं, आपने तो 8-10 बताए, और भी तो होंगे। हाँ, और हैं, 8-10 और भी हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी अगर आप समझना चाहते हैं, तो ये अंग्रेज़ी में याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अंग्रेज़ी इतनी शानदार भाषा है कि आप उसमें याद करने लायक क्या है? कुछ नहीं है याद करने लायक। रटंत विद्या वाली कुछ है ही नहीं इसमें दरअसल। अब एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, दे जज हिम गिल्टी। एक सेंटेंस मैंने लिखा, अब इसकी खोपड़ी खोल देते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। ये भाई साहब हमारे सब्जेक्ट हैं, ये है फाइनाइट वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हमें पता नहीं है। हमने कहा कि भैया ये बताइए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप जल्दी से बोलेंगे कि भैया एडजेक्टिव है। बीच में कोई प्रेपोजिशन दिखा क्या? दिखा क्या? दिखा क्या? दिखा क्या? नहीं दिखा। जब दिखा ही नहीं, तो ये भाई साहब हमारे हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कितना आपने क्या जज वर्ब याद किया था कि जज डब मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है? नहीं किया था, लेकिन आपने लॉजिक लगाया। अच्छा, दूसरा लॉजिक क्या है? एक तो हमने एडजेक्टिव देख लिया और हमें पता चल गया। दूसरा दूसरा मैं कहूँ कि ये गिल्टी वर्ड, गिल्टी माने दोषी, उन्होंने जज किया उसे दोषी, उन्होंने उसे दोषी करार दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए कि ये गिल्टी वर्ड और ये वो वर्ड, ये दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तब भी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो थोड़ा-सा लॉजिक अगर दिमाग में रहे, थोड़ी-सी बातें ध्यान में रहें, तो आपको ज़्यादा कुछ अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने और याद करने की ज़रूरत होती नहीं है। लॉजिक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए तो शायद वो कह रहा था कि आप मतलब अंग्रेजी को मैथ बना दिए हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी को मैथ की तरह पढ़ाता हूँ, तो कमेंट में थोड़ा बताएँगे, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि उसकी बात सही थी या गलत थी। ठीक है? चलिए, अगला सेंटेंस मैं लिखता हूँ। दे 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 डिक्लेयर डिक्लेयर हिम डिक्लेयर्ड हिम विनर विनर। आपको पता है ना, ईआर से हम बनाते थे विनर, ईआर ईआर, है ना? परफॉर्मर। जब हम वर्ब में ईआर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नाउन। नाउन याद है? वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये भाई साहब हो गए हमारे नाउन, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे एक सिंपल सवाल, हमेशा आप पूछेंगे कि आप ये बताइए, दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये विनर कोई अलग व्यक्ति है, ये कोई अलग व्यक्ति है क्या? नहीं, नहीं, सेम ही व्यक्ति है ना? माने उन लोगों ने उसे विजेता घोषित किया। तो विजेता कौन हुआ? यही तो है, हिम ही तो है विजेता, और कौन है? वही तो है विजेता। दोनों सेम ही चीज़ के इंगित कर रहे हैं। इसका मतलब आँख मूंदिए और बोलिए कि जय श्री राम। ओसी। ओसी माने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आपने डिक्लेयर वर्ब याद किया था कि भैया डिक्लेयर होगा ना तो हम देखेंगे इधर? नहीं यार, हमने याद नहीं किया था। यही तो लॉजिक है। अब इसमें 2 और जोड़ दीजिए, जज और डिक्लेयर। लिखिएगा ज़रूर इन्हें, क्योंकि जानते हैं एग्ज़ाम देना और पढ़ाई करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। एग्ज़ाम देते समय हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जब हम इसे लिख लेंगे, सेंटेंस में जैसे आएँगे, तुरंत हमें दिख जाएगा, अच्छा कंसीडर आया है, हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस हो। कितना बार ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके दिमाग में रहेगा जी? नहीं रहेगा। तो इनको लिखना ज़रूरी है, इस लिहाज से नहीं
हमें रटना है? नहीं, रटिएगा तो जाइएगा कहाँ, खत्म हो जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए, क्या एडवर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? आप बोलेंगे भैया आपने अभी तो बताया कि नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, आप फिर पूछ रहे हैं कि एडवर्ब हो सकता है कि नहीं। तो एडवर्ब नहीं हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता है। ठीक है जी, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूं कि क्या और बहुत सारे और हैं, प्रेपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है। ठीक है, ये तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम बात है। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कनेक्टर्स। इनके बारे में भी हम पता करेंगे कि ये हैं क्या चीज़, क्यों मतलब अंग्रेजी में इनका इस्तेमाल होता है। हिंदी में कुछ और तरीके से इस्तेमाल है, अंग्रेजी में कुछ और तरीके से इस्तेमाल है। इनको फिर देखेंगे। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन, प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोस्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? स्ट्रिक्टली नाउन या एडजेक्टिव। अच्छा, ये नाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये नाउन फ्रेज हो सकता है? क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है? जी हाँ, चाहे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो चाहे वो नाउन फ्रेज हो, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी क्लास और लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लास आज छोटा हो, कुछ मेरे अपने काम हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे क्लास की असली ताकत क्या है। जैसे ये कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और हम लोग इन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे जितना भी हमने सीखा है उस हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या है? एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मतलब कि हमें ना गलतियां ढूंढनी है। गलतियां क्या करनी है? ढूंढनी है कि कहाँ गलती हुआ है। ठीक है जी, अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको अलग अलग पार्ट में डाइसेक्ट किया हुआ है, मैंने बांट दिया गया है। ठीक है, तो आपको जैसे इस पार्ट में गलती हो सकता है, यहाँ गलती हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यही ढूंढना है। इस पार्ट को ए नाम दिया है, बी नाम दिया है, सी नाम दिया है, डी नाम दिया है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। आपको यहाँ पे भरना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यही बात होगी। चलिए, तो मैं ये देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इलेक्ट। आपको याद है ना, इलेक्ट 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 याद है? मैंने लिखवाया है अभी कि ये जब होगा तो ये संभावना होगी कि वहां पे क्या आया होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए, हमने कहा कि दे इलेक्टेड, दे हमारा सब्जेक्ट, इलेक्टेड हमारा फाइनाइट वर्ब, हिम भाई साहब हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, और चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन, हिम और चेयरमैन क्या दोनों सेम ही आदमी हैं क्या? सेम ही आदमी हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ दोनों सेम ही आदमी हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम ही आदमी है तो ये भाई साहब तो कॉम्प्लीमेंट हो गए, ओसी। अब हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट और ओसी के बीच में कुछ होता है क्या? कुछ आता है क्या? आप बोलेंगे भैया आपने कहा था नहीं आता है, तो एज कहाँ आ रहा? एज आ रहा है, ये गलत है ना। एज जो आ रहा है ये सही है कि गलत है? एज जो आ रहा है ये सही है कि गलत है? आप बोलेंगे कि गलत है। अच्छा, एज क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, एज ये प्रोनाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है। ठीक है, सॉरी, ओहो, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव नहीं है। प्रेपोजिशन भी है और एज कंजंक्शन भी है। ठीक है, तो इसके यूज पर इसीलिए तो मैं बोलता हूँ अंग्रेजी जो है ना कंप्लीटली एनालिटिकल सेंटेंस मतलब भाषा है। आप इसमें जैसे आपको पता हो कि हाँ एक चीज आपने पढ़ लिया, एज जो है ना एडवर्ब होता है। अब आप यहाँ आके पढ़िए, यहाँ तो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो अंग्रेजी यही तो है, उसके पोजीशन से सारी बातें पता चलती है। और यही यही अगर यही एक सेंटेंस आपने शुरुआत में सीखी होती कि अंग्रेजी हम इसलिए मतलब कैसे पढ़ेंगे, उसका तरीका मेथडोलॉजी क्या है पढ़ने का, उसका बेसिक सेंटेंस ये कहता है कि अंग्रेजी एक एनालिटिकल लैंग्वेज है। इसमें सब कुछ सेंटेंस के अंदर मौजूद किस पोजीशन पे है उससे डिसाइड होगा, ये नहीं कि वो क्या है। वो कुछ भी हो बाहर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे एज ही प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन बाहर है वो,
जैसे वो सेंटेंस के अंदर फिट होगा तो इनमें से किसी एक स्वरूप में आएगा, या तो प्रोनाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का, या सॉरी एडवर्ब का, या कंजंक्शन का, या प्रपोजिशन, कोई ये काम तो कर रहा होगा। तो उसके उसके मौजूदगी से, मतलब किस जगह पे मौजूद है, इससे सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपने अभी क्या सीखा बताइए? अभी आपने सीखा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में एज तो हो ही नहीं सकता, यानी कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। तो हम क्या टिक करेंगे? बी को टिक करें। क्लियर? आगे बढ़े बढ़े। चलिए अगला सेंटेंस है, ये है हमारा एक पूरा का पूरा सेंटेंस, कई हिस्सों में टूटा हुआ है, हमें किस हिस्से में गलती है ये खोज के बता देंगे। अब आपको पता है मेड 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 यानी मेक वर्ब आता है, तो इस बात की संभावना है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। संभावना है, हमेशा होगा नहीं, ये बात तय नहीं है, होगा। तो आप इस संभावना की दृष्टि से, इसीलिए मैंने वो लिखवाया लिस्ट, कि एक बार लिस्ट आप देखेंगे तो फिर आपको जब भी वो वर्ड आएगा तो आपके ध्यान में रहेगा, हाँ भैया बोले तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो एक बार के लिए उस निगाह से भी हम सेंटेंस को देखते हैं। तो चलिए, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। अच्छा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, आपको पता है, इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि ये ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, अगर ये ब्यूटीफुली एल वाई है ना, तो ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो मैं एक बात बोलूं कि रूम और ब्यूटीफुल, रूम और ब्यूटीफुल दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ भैया ये रूम ही तो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं हो सकता है? नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन में प्रोनाउन भी आता है। क्लियर? अब छोड़िए इस बात को, यहाँ आइए। नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। अब मैं आपको ये बताऊं, खैर ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन को अभी के लिए हटा देंगे। नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्या एडवर्ब हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। आप बोलेंगे भैया नहीं हो सकता है, तो गलती कहाँ है? बी में। ब्यूटीफुली नहीं होगा, ब्यूटीफुली नहीं होगा, ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुली नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आ जाइए, कंसीडर, आपको याद होगा मैंने लिस्ट लिखवाया है। कंसीडर आएगा तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अब आइए, ये हमारा सब्जेक्ट, ये भाई साहब हमारे फाइनाइट वर्ब। अच्छा, कौन डिसाइड करता है कॉम्प्लीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? यही फाइनाइट वर्ब सब कुछ डिसाइड करेगा, यही महोदय। ठीक है, अगर ये बात आपने समझ ली तो समझिए आपकी नैया पार। अच्छा, नैया पार वाले सर को मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है। ठीक है, मैं उनकी वीडियो अभी तक नहीं देखी, मतलब बहुत सुंदर रोस्टिंग करते हैं, मजा आता है। चलिए, तो ये भाई साहब हमारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बाद ये छोड़िए, अब द मस्ट एफिशिएंट वर्कर। हमने एक बात आपको समझाई थी, एक बात समझाई थी कि जैसे नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का जमावड़ा लगा हो, तो हमें इनसे क्या ही लेना देना। जब भी फंक्शनल बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा हिया से हिया तक लेगा ग्रुप, हिया से हिया तक लेगा ग्रुप केवल वर्कर के लिए है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। भैया तुम कौन हो बे? हमें वर्कर से मतलब है। यानी कि ये क्या है? नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। क्लियर? अच्छा, ये नाउन फ्रेज माने मोस्ट एफिशिएंट वर्कर यही तो है। कह रहा है कि मैनेजर ने कंसीडर किया, मैनेजर ने समझा उसे कि वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही दक्ष वर्कर है, काम करने वाला है। तो ये जो काम करने वाली की बात कर रहे हैं, और वह दोनों अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, सेम ही व्यक्ति के बारे में बात तो हो रही है। अब सेम ही व्यक्ति के बारे का मतलब कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक जो फ्रेज था वो नाउन फ्रेज था, और ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में ये टू बी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि हमारा इस पोर्शन में गलती। आगे बढ़े बढ़े आगे, आगे पढ़िए। द कोर्ट डीम द एग्रीमेंट एज इनवैलिड। इनवैलिड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है जी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव आएगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई इनवैलिड माने, इनवैलिड माने मान लीजिए कोई चीज रद्द कर देना, उसे बता देना कि भैया ये सही नहीं है, तो ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। तो कौन सी चीज वैलिड नहीं है? एग्रीमेंट इनवैलिड है। जो एग्रीमेंट हुआ था वो इनवैलिड है, वो ठीक नहीं है। तो क्या दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। वैसे भी बात समझ में आ रही है, और दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, ऐसे भी बात समझ में आ रही है।
तो ये तो हो गया हमारा ओसी। तो उसी के बाद बीच में ये एज क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एज क्या कर रहा है, तो यानी कि गलती कहाँ है, इस वाले सेक्शन में, ये एज नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़े, कह रहा है कीप द डॉक्यूमेंट्स सेफली इन द लॉकर। ठीक है, अब छोटी सी बात समझिए, यहाँ कीप से सेंटेंस शुरू हुआ है, यानी कि यू हिडन है, यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, ऐसा मत समझिएगा इसमें सब्जेक्ट भैया गायब कर दिए, नहीं, हम कहाँ गायब करेंगे, इसमें यू है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, एक कमांड है, एक कमांड है, बताया जा रहा है कि भैया इन लॉकर में इस डॉक्यूमेंट को सेफ रखिए। तो छोड़िए, यू तो हिडन है, उसकी बात छोड़ते हैं, ये हमारा फाइनाइट वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ये बात हो चुकी है पहले, इसीलिए इस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, जब हम लोग कंप्लीट सेंटेंस की एनालिसिस दिखेंगे वहां हर चीज पे मैं जोर दूंगा, वो बहुत मजेदार होता है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बात करता हूं, द डॉक्यूमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप बताइए, तो कहेंगे कि एडवर्ब लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेफ माने सुरक्षित, और डॉक्यूमेंट किसको सुरक्षित रखना है, किसको, डॉक्यूमेंट्स को, क्या दोनों एक ही तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एडवर्ब की स्टाइल में क्यों लिखा है भाई इसको, यही तो गलती है, इसको लिखना था सेफ, एडवर्ब के स्टाइल में क्यों लिखा गया है, ये है बतिया गलत, तो ये इस पोर्शन में गलती है। आप थोड़ी थोड़ी ये बात आप समझ रहे होंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक नहीं है। कितने लोग बोलते हैं बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, भैया बेसिक नहीं है, कंप्लीट है। इसीलिए नीचे देखो लिखा हुआ कंप्लीट इंग्लिश फ्रॉम बेसिक, बेसिक से कंप्लीट इंग्लिश, पूरा का पूरा इंग्लिश हम लोग इस सुपर इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये समझो, मजा आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कितना आगे बढ़ना है। आई फाउंड हर एक्सप्लेनेशन क्वाइट कन्विंसिंगली एक्चुअली। अब आइए, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, हर एडजेक्टिव, एक्सप्लेनेशन नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव को मारो गोली, नाउन से हमें है मतलब। तो अब ये हो गया हमारा क्या, क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब क्वाइट हमारा एडवर्ब, अब ये क्या है, कन्विंसिंगली, ये भी है एडवर्ब, और ये क्या है, ये भी है एडवर्ब। कितना भी एडवर्ब आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं दरअसल। अब एक बात समझते हैं, ये एक्सप्लेनेशन और कन्विंसिंगली, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग माने आपको, माने आपको कन्विंस कर लेना, कन्विंस करना मतलब कि आपको समझा लेना, हाँ समझ सकते हैं, समझा लेना। तो ये कह रहा है ना कि उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि वो मतलब बातों को समझा पा रहा था। तो ये एक्सप्लेनेशन का ही तो गुण है, दोनों एक ही तरफ तो इशारा कर रहे हैं। आप कहेंगे भैया थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, हार्ड इसलिए लग रहा होगा कि इन शब्दों का मतलब आपको नहीं आ रहा है, इसलिए हार्ड लग रहा है कि मतलब नहीं आ रहा है, यानी कि आपके वर्ड स्टॉक कमजोर हैं, वर्ड स्टॉक कमजोर है, इसीलिए तो हम स्टोरी के फॉर्म में चीजों को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर गल पॉइंट से आपकी अंग्रेजी को मैं मजबूत कर रहा हूँ, आप समझते क्यों नहीं है, दोबारा आपको अंग्रेजी की तरफ आने की जरूरत है ही नहीं, हर तरीके से आपको मैं मजबूत कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको थोड़ी सी मुश्किल इसलिए लग रही है कि वर्ड स्टॉक कम है आपके, बाकी कुछ नहीं, बाकी ये नहीं, इसलिए अंग्रेजी, इसलिए मुश्किल नहीं लग रहा है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, बस इतनी ही कमी है। धीरे धीरे वर्ड स्टॉक भी आपके पास बढ़ जाएंगे, है ना, तो सीरियस में उसे लेना है, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो आपके मतलब नोट्स मतलब जैसे वर्ड वगैरह देता हूँ, तो उसको थोड़ा सा सीरियस वे में लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, थोड़े समय में आप सब चीज़ एकदम इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए, तो ये अगर दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये एडवर्ब है, और इसे मैं एल वाई जो है ना इसको काट देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसे एडजेक्टिव बना लेता हूँ। एडजेक्टिव और एडवर्ब, जैसे मान लीजिए हमने कहा था नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब रहे तो नाउन को देखना है, और एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक साथ रहे तो एडजेक्टिव को देखना है, एडवर्ब को नहीं देखना है। ठीक है, क्लियर। अब इसकी, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ी सी देर में आपको आगे समझ में आने लगेगा। तो अगर ये दोनों हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसे कन्विंसिंगली नहीं लिखना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है अगर,
तो इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में होना चाहिए, एडवर्ब के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो एल वाई हटाइए, यानी कि हमारे सी सेक्शन में गलतियाँ हैं। ये बढ़िया सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। आपको कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा होगा बनाने में। अब आइए, द बोर्ड अपॉइंटेड हिम। अपॉइंट आपको याद आ रहा है, मैंने ये शब्द आपको लिस्ट में लिखवाया था, अपॉइंट, अपॉइंटेड हिम। अब अपॉइंटेड हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये न्यू डायरेक्टर जो है ना, द न्यू डायरेक्टर, यही तो है न्यू डायरेक्टर। मतलब उसे न्यू डायरेक्टर बनाया गया तो वही तो व्यक्ति है ना न्यू डायरेक्टर, दोनों सेम ही चीज को इंगित कर रहे हैं। गोली मारिए, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एज क्या कर रहा है, यानी इस वाले हिस्से में गलती है, एज नहीं होना चाहिए था। अब आ जाइए, दे नेम्ड दियर डॉटर, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब। दियर डॉटर, डॉटर नाउन है और दियर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को मारिए गोली, नाउन से मतलब है हमें, है ना यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बताइए, उसके डॉक्टर को एज मीरा, उसने अपने बेटी का नाम मीरा रखा। तो ये बेटी और मीरा दोनों अलग अलग हैं क्या, नहीं, सेम ही चीज को इशारा कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एज कहाँ घूम रहा है, एज नहीं होना चाहिए था। कहाँ गलती है, ये बी वाले पोर्शन में गलती है। 9 नंबर, द एम्प्लॉइज प्रूव्ड देमसेल्व्स डिसऑनेस्टली ड्यूरिंग द ऑडिट। क्लियर। अब द एम्प्लॉइज, अब इसे हम मान लेते हैं सब्जेक्ट, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। अब ये देम सेल्फ्स जो है ना, देम सेल्फ जो है ना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऑब्जेक्ट। आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा रिफ्लेक्स क्यों होता है। ठीक है, अब उसके बारे में हालांकि हम लोग मॉड्यूल 3 में, मतलब मजा आएगा, छोड़िए इनकी कहानी को। ये हमारे ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के बाद आया है एडवर्ब। क्या आया है, एडवर्ब। ठीक है, अच्छा, ये जो अगर हम मान के चलते हैं, छोड़िए एडवर्ब है कि क्या है हमें नहीं पता, हम ये मान के चलते हैं कि ये बेईमान और ये देम सेल्फ्स, मतलब एम्प्लॉई ने अपने आप को बेईमान प्रूव करवा दिया ऑडिट के समय में, तो कुछ गलतियां करी होंगी। तो अब इधर देखते हैं, ये जो है ना देम सेल्फ्स और डिसऑनेस्ट दोनों सेम ही तरफ इशारा कर रहे हैं ना, सेम ही तरफ इशारा कर रहे हैं ना, यही लोग तो बेईमान प्रूव हुए हैं। तो यानी कि दोनों सेम चीज को इशारा कर रहा है, मतलब ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसे एडवर्ब के फॉर्म में क्यों लिखा है, डिसऑनेस्ट होना चाहिए, यानी एल वाई नहीं होना चाहिए, यानी सेक्शन सी में गलती। क्लियर। लास्ट सवाल आज का, वी बिलीव हिम टू बी कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी इन एवरी मैटर। ठीक है, अब आइए सोचते हैं। भाई साहब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा फाइनाइट वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब छोड़िए, टू बी को हटाइए, थोड़े समय के लिए साइड करिए और इधर समझिए। ट्रस्ट वर्दी मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी माने क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब विश्वास पात्र। और एडजेक्टिव के पहले कंप्लीटली एडवर्ब एल वाई है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में किसको पकड़ना होता है, एडजेक्टिव को। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को पकड़िए। तो ये ट्रस्ट वर्दी, विश्वास भाजन माने विश्वास पात्र कौन है, यही तो व्यक्ति है। हम लोगों ने उसे बिलीव किया, कंप्लीटली ट्रस्ट वर्दी माने पूरी तरीके से विश्वास पात्र है। तो कौन विश्वास पात्र है, मोहन राम श्याम कुछ नहीं, यही तो है, हिम ही तो है। तो दोनों सेम ही चीज को इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये भाई साहब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हम एडवर्ब के यहाँ से हटा देंगे, नहीं, इससे हमें कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। हम बताए क्या कि अगर एडवर्ब हो और एडजेक्टिव हो तो पकड़ना किसको, एडवर्ब को, सॉरी एडजेक्टिव को। अगर एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो और नाउन हो तो किसको पकड़ना है, नाउन को। हमें इन दोनों से क्या ही लेना देना है, ये आए जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए, तो अब मैं करता हूं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बात तो समझ में आ गई हमें कि ये तो करेक्ट है। तो ये टू बी क्यों आया है, हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही कागज और पेन के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारी क्लास और आपके दिमाग के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये दूरियां बढ़ेंगी तो मजबूरियां आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। तो ये दूरियां कौन बना रहा है, इसको हटाओ। और गलती किस में है, बी सेक्शन में है। चलिए, बहुत मजा आया आपको इस क्लास करा करके। तो थोड़ा सा इंसाइट आपको मिला होगा, क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया है। तो आपको मैं क्या करता हूँ,
अब क्लास को यहीं रखता हूँ, कल की क्लास में हम और चीज़ें डीप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आपको इसी उत्साह और उमंग के साथ। एक